हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 8 का साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, क्योंकि आपके पेपर के बीच में इतना टाइम नहीं है कि आप इस टाइम सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज कर पाओ। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी भी स्कूल में हो रहे पेपर या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो। क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें इस पेपर के साथ मिल जाएंगे। तो आपकी तीन चीज़ें क्लियर होगी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से। एक, कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके रैंडमली आएंगे। ठीक है, रैंडमली का मतलब होता है आपके प्रॉपर जितना आपका सिलेबस आ रहा है उतने आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हर टॉपिक पर से। दूसरा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट है एग्जाम के हिसाब से वो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। दो चीज़। और तीसरी, आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम हॉल में। देखो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा इस पेपर को सोल्व करने के बाद। इसके साथ क्या होगा, आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाओगे और अंडर प्रेशर बेहतर तरीके से पेपर को सोल्व कर पाओगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए सेक्शन ए की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा, किसी भी रूप में आए, 1 नंबर 2 नंबर 3 या 5 नंबर, किसी भी रूप में आए आपके सामने पेपर में आएगा ही आएगा। अब देख लो, फोटोसिंथेसिस जब भी बात हो तो इससे आपको याद रखना है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ये प्रोसेस। अब ये प्रोसेस प्लांट क्यों करता है, क्योंकि उसको अपना खाना बनाना होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर अवेलेबल है, ये लीफ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्या, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है देखो, क्लोरो से क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरो से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरो से ही क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, प्लांट यूज क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट, जिसके पास सनलाइट आके रुकती है, ये अपने पास सनलाइट को ग्रैब करता है, अपने पास इकट्ठा करता है एंड मेक फूड, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, जिसके अंदर अगर सनलाइट आती है तो वो किसके साथ मिलकर, सनलाइट के साथ मिलकर क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है प्लांट का, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन तरफ आते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल। अब देखो, सेल की बात हो रही है तो डिस्कवरी और बाकी पार्ट्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट हुक और डी एडवर्ड जेनर। तो देखो, सेल की बात की गई है, इसको याद कैसे रखोगे, आपको पता है ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। इस पर मत जाओ, यहाँ पर जो बच्चे ने आंसर लगाए हुए हैं हमारी ब्लू इंक पर ध्यान दो, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन यूनिसेलुलर। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है इनमें से जो यूनिसेलुलर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, बच्चे ने सही लगाया अमीबा। तो ऑप्शन ए वायरस, बी फंगस, सी प्लांट्स और डी अमीबा। इनमें से अमीबा ही ऐसा है मेड ऑफ सिंगल सेल दैट डज ऑल लाइफ एक्टिविटीज। तो फंगाई और प्लांट्स के पास क्या होती है, देखो फंगाई, प्लांट्स और फंगाई के पास क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्या है, मल्टी सेलुलर। और अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर। बचा क्या आपका वायरस, जो कि है नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होती। ठीक है, नॉन सेलुलर, तो वायरसेस के पास कोई सेल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कारण से कौन सी डिजीज होती है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। पैरासाइट्स जो कि प्लाज्मोडियम होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट्स, इसके मॉस्किटो बाइट की वजह से ये ट्रांसमिट कर जाता है हमारे अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बतानी है कौन सी है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, ऑप्शन बी डायबिटीज बिल्कुल सही है। अब देखो, ट्यूबरक्लोसिस जो है, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, ये कैसी डिजीज है, ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है, किसके, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती है। इट इज रिलेटेड टू बॉडीज। तो बेसिकली डायबिटीज किसके बिहाफ पर होती है, ये होती है आपकी बॉडीज इंसुलिन के बिहाफ पर। देखो, बॉडी में जो इंसुलिन होता है उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है शुगर कंट्रोल की वजह से। शुगर ज्यादा होगा कम होगा, उसके बिहाफ पर बॉडी का इंसुलिन कम ज़्यादा होता है, जिस पर बेस्ड होती है डायबिटीज़ बीमारी। लेकिन वहीं बात करें ए बी सी ऑप्शन की, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब इंसान से इंसान तक डायरेक्ट चली जा सकती है, लेकिन डायबिटीज़ ऐसे नहीं जाती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, विच डिजीज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर पानी कंटेमिनेटेड है, पानी अगर
किसी चीज़ से प्रभावित है तो कौन सी बीमारी ऐसी है जो पानी के कंटेमिनेट होने के बाद हमारे तक जा सकती है? ऑप्शन ए कोलेरा, बी अस्थमा, सी स्मॉल पॉक्स और डी इन्फ्लुएंजा। तो आपको पता है कोलेरा एक ऐसी बीमारी है जो पानी के कंटेमिनेट होने की वजह से हमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। तो कौन सा ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं? ऑप्शन ए ईस्ट, बी पेनिसिलियम, सी एल्गी और डी अमीबा। तो आपको पता है पेनिसिलियम जो है ये एक फंगस है दैट प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम बोलते थे इसको। तो पेनिसिलियम एक क्या है, अपने आप में फंगस है जिससे हम क्या निकालते हैं, जिससे हम निकालते हैं पेनिसिलिन, आपने सुना भी होगा। और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक थी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, व्हाट कॉन्सेप्ट helps us to understand why a puri puffs up। तो प्यूरी पफ्स अप क्यों हो जाता है? ग्रेविटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हीट और एयर प्रेशर की वजह से, या मैग्नेटिज्म की वजह से? तो आपको पता है जो पूरी है जब वो फ्राई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर चला जाता है इनसाइड, हीट्स इनटू स्टीम एंड एयर एक्सपेंड्स, दिस इंक्रीज प्रेशर एंड मेक्स पूरी पफ। देखो जो आपकी पूरी होती है जब आप कढ़ाई में तलते हो, ये आपकी कढ़ाई और इसमें तेल भरा हुआ है और आपकी पूरी पहले गई थी ऐसे सपाट और फिर अंदर जाके पूरी फूल जाती है। ये पूरी फूलती क्यों है? अब आपसे ये पूछा है क्वेश्चन, ये पूरी इसलिए फूलती है क्योंकि जब ये अंदर जाती है तो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर होता है जो स्टीम में बदल जाता है। ठीक है, व्हेन पूरी इज फ्राइड वाटर इनसाइड हीट्स इनटू स्टीम एंड एयर एक्सपेंड्स। तो ये जो स्टीम में बदलता है वो इसके अंदर जमा होने लगता है और क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पूरी फूल जाती है। तो आपकी वजह से क्या होगा, हीट एंड प्रेशर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का? तो आपको पता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होती है या वंडर, एक तरह से हम अचंभित होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इस वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेमोराइजेशन, बी एक्सपेरिमेंट, डी ड्रॉइंग कंक्लूजन्स और सी वंडर एंड क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी और वंडर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हमारे मन में जिज्ञासा और जब एक अचंभा होता है किसी चीज़ को लेके हमें, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जो कि कारण बनता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, व्हाट साइंटिफिक टूल्स हेल्प्स अस टू सी टाइनी पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है माइक्रोस्कोप से हम टाइनी और जो छोटे से छोटे पार्टिकल होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। आपको पता है टेलीस्कोप कुछ इस प्रकार का होता है, यहां पर सामान रखा जाता है आपका और ये इस तरह से आप इसमें देख पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपके सामने, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज सेल कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, गिव रीजन। देखो सेल क्यों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कही जाती है, एग्जाम्पल के साथ, रीजन के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसका प्रॉपर आंसर लिखोगे कि सेल जो है वो कंसिडर की जाती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। अब इसको आंसर कैसे करोगे आप पेपर में, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपको पता है कोई भी जीवित प्राणी इस धरती पर किस चीज से बना है, छोटे से छोटा कण जो है उसका वो क्या है, सेल है। हर चीज सेल से बनी है। ठीक है, एंड द सेल कैरीज आउट, और सेल के पास हर एक फंक्शन होता है जो लाइफ के लिए जरूरी है। जैसे सेल हमारे लिए क्या प्रोवाइड कराती है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। सेल हमारे लिए क्या प्रोवाइड कराती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और वेस्ट रिमूवल और रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेल हमेशा से हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाती है। इसमें लिख सकते हो आप रीजन में, रीजन भी देना है, गिव रीजन कहा गया था, तो इसमें रीजन में आप लिखोगे जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, जस्ट, और एग्जाम्पल के तौर तो रीजन आप लिखेंगे जस्ट लाइक अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से बनती है आपकी बिल्डिंग, वैसे ही बॉडी किससे बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, मेड ऑफ सेल्स। विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे जो यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं अमीबा, लाइक अमीबा, और अमीबा लिव्स एंड फंक्शंस विद जस्ट वन सेल, फंक्शन विद जस्ट वन सेल। और अगर ह्यूमंस को आप देखो,
ह्यूमंस आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, हम इतनी ज्यादा सेल से मिलके बने हैं। ईच डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब, ईच डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, हमारी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो हर काम के लिए अलग काम कर रही है, मतलब हर काम के लिए अलग सेल्स चुनी गई हैं, और हमारे लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारे पास, तभी हम इतने ज्यादा काम ह्यूमंस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू फीचर्स ऑफ वायरस। तो टू फीचर्स ऑफ वायरस क्या लिख सकते हो आप? वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पार्शियल लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है वायरस को। आइए प्रॉपर आंसर आप पेपर में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर से आपको नाम से साफ है कि जिसके अंदर एक सेल हो और जिसके अंदर मल्टीसेलुलर। तो मल्टी सेल जिसके अंदर होंगे वो ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बताना है, डिफरेंशिएट करना है इनको, और इनके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। आइए देख लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन पेपर के साथ इसकी पीडीएफ हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको सारी पीडीएफ्स आपकी क्लास की मिल जाएंगी। आइए तो इसका आंसर देखते हैं। प्रॉपर आंसर आप पेपर में कैसे लिखोगे? देखो, आपको पता है कि हमें दो चीज में डिफरेंशिएट करना है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब इनके फीचर क्या होंगे? फीचर के बिहाफ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फीचर, किस फीचर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? पहले नंबर ऑफ सेल्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है। दूसरा फीचर देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ सेल्स क्या है, दोनों के सेल के फंक्शन में क्या डिफरेंस है। आप पेपर में इसी तरह से करेंगे तभी आपको दोनों नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो ये आपके 2 पॉइंट होंगे। तो यूनिसेलुलर सेल के अंदर कितनी सेल होती है? मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल। और मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं सेल का क्या होता है। यूनिसेलुलर में 1 सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस। मल्टीसेलुलर सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट सेल वर्क करती है फॉर डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर पेपर में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 पर आते हैं, नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एज फूड। तो आपको ऐसे 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने हैं जिसको एज अ फूड यूज किया जाता है। ऐसे कौन से हो सकते हैं? देखो, हाल तो आपको इन 2 पॉइंट्स के साथ 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली पिछले क्वेश्चन में ये कहा गया है विद एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो आपको एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, जो कि हमने मिस कर दिया। तो आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल में हो सकता है यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम,
और दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन, प्लांट्स हो सकते हैं, फ्रॉग और मशरूम। इसके बिहाफ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता, तो आप दो और कौन से डिफरेंशिएशन बता सकते थे? साइज के बिहाफ पर और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। तो साइज क्या है यूनिसेलुलर का? सिंपल स्ट्रक्चर होता है और यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोपिक आप लिखोगे, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। और वहीं पर दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर कैसा होगा? कैन बी माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। तो कैन बी माइक्रोस्कोपिक मतलब हो भी सकता है माइक्रोस्कोपिक और लार्ज होता है ज्यादातर, और लार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहां से यहां पर है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले, सिंपल स्ट्रक्चर होता है और यहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि अभी देखा कि कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड की तरह से हम यूज करते हैं। एक तो आपका यीस्ट है, आपको पता है यीस्ट, जिसको हम ब्रेड या अल्कोहलिक ड्रिंक्स में जैसे वाइन और बियर में यूज करते हैं और पीते हैं। तो यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वाइन एंड बियर। ठीक है, और सेकंड आपका हो सकता है, पहला ईस्ट हो गया, ईस्ट की डेफिनेशन ये हो गई कि कहां पर यूज करते हैं। सेकंड हो गया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एज अ कर्ड के अंदर, आपने देखा होगा जो कर्ड योगर्ट होती है, यूज्ड दूध से कर्ड बनने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, उसको भी हम दही के अंदर खाते हैं। ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग कर्ड बाय फर्मेंटिंग मिल्क। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट अफेक्ट पिकल्स एंड मुरब्बाज। तो आपको पता है जो अचार होता है और मुरब्बा किसी पर्टिकुलर फूड का डलता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट क्यों नहीं करते, उनको खराब क्यों नहीं करते? तो इसका प्रॉपर आंसर यही है कि वो बेसिकली हाई सोल्ट इन पिकल्स एंड हाई शुगर इन मुरब्बाज क्रिएट कंडीशंस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव, सो दे स्टे प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, आपने एक ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो बेसिकली इतने ज्यादा थिक सॉल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे पिकल में और मुरब्बाज में क्या होता है कि हाई शुगर और हाई सॉल्ट पड़ा होता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे 15th का, ड्यू टू हाई सॉल्ट इन पिकल्स and high sugar in murabba create condition where microorganisms cannot survive, so they stay preserved for a long time। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में 16 पर आते हैं। देखो 16 में कहा गया है कि डिफाइन करना है आपको टर्म डिजीज एंड पैथोजन। तो जो डिजीज टर्म है और पैथोजन टर्म है, इसको आपको डिफाइन करना है। अब आपको पता है कि डिजीज क्या होती है, कोई भी बीमारी किसी भी चीज से होती है जो। तो आपका पिछला क्वेश्चन जो था 15 वो कितने नंबर का था? 2 नंबर का। तो आपका आंसर इतना काफी होगा। लेकिन अगर ये 3 नंबर का आता है तो आप एक और पॉइंट लिखोगे कि विदाउट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो और सर्वाइव, दिस इज वाई पिकल्स एंड मुरब्बाज डू नॉट स्पॉइल इजीली। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है डिजीज और पैथोजेंस की आपको डेफिनेशन देनी है। तो आइए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली डिजीज जो होती है वो एक कंडीशन होती है जिसमें आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी होती है या माइंड होता है वो अफेक्ट हो जाता है। जो क्या क्रिएट करता है, वो आपके अंदर एक सिम्टम्स का साइन क्रिएट करता है जो कि इलनेस को दर्शाता है, मतलब आपके अंदर किसी कमी को, किसी बीमारी को दर्शाता है। वही एक कंडीशन को डिजीज कहते हैं। इसी बीमारी का नाम डिजीज कहलाता है। वो डिजीज बेसिकली कोई बीमारी नहीं होती, एक तरह से आप कह लो
वो तरीका हो गया, वो कंडीशन हो गई आपके शरीर की जिसमें किसी शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, कोई प्रॉपर काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, तो उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी कोज्ड बाय, किससे हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूट्रिशनल इश्यूज हो सकते हैं, आपने कुछ आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो रही हो, या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लिखेंगे, आप डायबिटीज लिख सकते हैं और मलेरिया लिख सकते हैं, तो ये दो आपकी डिजीज हो गई, या फिर फ्लू भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तीनों अलग अलग कारण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो डेफिनेशन आपको देनी है, पैथोजेंस। Pathogen, basically a pathogen is a microorganism that cause disease. तो बेसिकली पैथोजन क्या होता है, इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है, जैसे एनिमल्स के शरीर में कर सकता है और प्लांट्स के शरीर में भी कर सकता है। ये कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ सब, ये सब चीज क्या है, ये अपने आप में पैथोजन है जो हमारे शरीर में बीमारी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सल्मोनेला, ये क्या है, अपने आप में बैक्टीरिया है। इन्फ्लुएंजा, ये अपने आप में वायरस है। प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कोज करता है, कोजेस मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की दोनों हेडिंग पढ़ ली हमने। 17 देखते हैं, एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सप्लेन विद रीजन। तो आपको बताना है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, इसको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। तो देखो, आपको पता है जो, तो आंसर में आप लिखोगे, आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो वर्क करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक तरह का मेडिसिन है दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग। तो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकती है और उसको मारती है, तो एक तरह की मेडिसिन हुई। अब इस मेडिसिन को आंसर में हम लिखेंगे कि साफ साफ लिखेंगे कि एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट आर यूज्ड टू बैक्टीरिया और स्टॉप देम फ्रॉम growing. They are made to target parts of bacteria that are not found in viruses. ठीक है, तो उस पार्ट पर, बैक्टीरिया के उस पार्ट पर ये टारगेट करती है ये दवाई जो वायरस में नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ ये वायरस के, इसलिए सिर्फ ये बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम कर सकती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल, राइबोसोम्स एंड देयर ओन वे ऑफ मेकिंग एनर्जी एंड रिप्रोड्यूसिंग। एंटीबायोटिक्स अटैक दीज फीचर्स। ठीक है, तो इन फीचर्स पर एंटीबायोटिक्स अटैक करते हैं, दैट इज वाई कि वो सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर नहीं काम करते। तो बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल्स, राइबोसोम्स एंड देयर ओन वे ऑफ मेकिंग एनर्जी एंड रिप्रोड्यूसिंग। तो यहाँ तक इस बात से हम समझते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, वो क्या, उनके पास क्या है, सेल वॉल भी है, राइबोसोम्स भी है उनके पास, देयर ओन वे ऑफ मेकिंग एनर्जी, वो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, रिप्रोड्यूस खुद करते हैं, उनको किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर हम बात करें तो यही जो पार्ट हैं बैक्टीरिया के, इन्हीं पार्ट पर कौन अटैक करता है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स अटैक दीज फीचर्स, बट ऑन अदर हैंड वायरसेस आर नॉट लिविंग सेल्स। तो वायरस जो है वो लिविंग सेल नहीं होते, जिसकी वजह से वायरस डू नॉट हैव द पार्ट्स, वो पार्ट्स ही नहीं है वायरसेस के पास जिस पर एंटीबायोटिक टारगेट कर सके। दैट इज वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, दैट इज वाई इट इज ओनली वर्क विद बैक्टीरियाज। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली। 17th कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। नेम 2 डिजीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो कौन सी ऐसी 2 डिजीज है जो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती है। तो आपको पता है ऐसी कौन सी 2, तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि कोई ऐसी 2 डिजीज बतानी है आपको जिसको हम वैक्सीनेशन से, मतलब वैक्सीन बेसिकली उस दवाई को बोलते हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्टिकुलर एक दवाई दी जाती है जिसके कारण वो पूरी बीमारी सही हो जाती है। जैसे कौन सी 2 हो सकती है, पोलियो और आपको पता है कोविड-19। ठीक है, इन 2 बीमारी की वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है और ये 2 बीमारी आपकी वैक्सीनेशन से ठीक की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, या प्रिवेंट, हम इसको मतलब क्योर कर सकते हैं। अगर इसका इंजेक्शन आपके पास लगाओ तो आपको पोलियो बीमारी और कोविड-19 नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कंप्लीट हो गया हमारा। 19 की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफस्टाइल डिजीजेस, गिव एग्जांपल। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस कौन सी होती हैं और एग्जांपल देने हैं आपको। तो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेस वो होती हैं दैट आर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। जैसे कि आप डेली एक्सरसाइज करना बंद कर दें और एक जगह सारा दिन बैठकर जंक फूड खाए, तो आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फैट बढ़ जाएगा और जितनी भी फैटी लीवर हो जाएगा और जितनी बीमारियां फैटी लीवर की वजह से होती है वो सब आपको हो जाएगी। तो ये किस तरह की बीमारी हुई, लाइफस्टाइल डिजीज हुई, जिसकी वजह से, और ये किसकी वजह से हुई, क्योंकि आपने अपना बेकार लाइफस्टाइल चुना। तो इसको कैसे पेपर में लिखेंगे, तो 19th का आंसर आपके सामने होगा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो बेसिकली आप लिखोगे कि लाइफस्टाइल डिजीज आर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स एंड बिहेवियर ओवर टाइम। तो समय के साथ जो आपका अनहेल्दी हैबिट्स होती है, जैसे आप जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, जो आपका बिहेवियर होता है उसके बिहाफ पर जो रिजल्ट प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, डेवलप होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स, वही क्या कहलाती है, लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है। ठीक है, दीज इंक्लूड पुअर डाइट, जो किसकी वजह से हो सकती है, पुअर डाइट की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, एक्सेसिव एल्कोहल लेने की वजह से कंजम्पशन, और स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप की वजह से। तो इन सब की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज आपको हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज, एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 19 हमारा कंप्लीट हुआ। 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विद एग्जाम्पल। तो आपको पता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सिर्फ इतना फर्क है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो एक इंसान को, अगर ये आपका एक इंसान है, इसको कोई डिजीज है, इसने छींका, बात की, गले मिले, या इसने वो अपने जो संक्रमित चीज है वो अपनी पहुंचा दी दूसरे इंसान तक किसी भी तरीके से, तो वो डिजीज क्या कहलाएगी, कम्युनिकेबल डिजीज कहलाएगी। और कोई डिजीज है जो सिर्फ जेनेटिकल आ सकती है, या किसी की चीज की कमी होने से, या आपकी खुद की गलती से आपको डिजीज हो जाए, या किसी और कारणवश डिजीज हो जाए लेकिन किसी और इंसान के थ्रू आप तक ना आए, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसके एग्जांपल और इसको आप पेपर में कैसे लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपके पास दो हेडिंग होती है तो आप ज्यादातर ट्राई करेंगे कि आप टेबल बनाएं। ठीक है, टेबल से क्या होता है, एक तो इजीली आपका जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से कॉपी चेक करते हैं, जो टीचर वो अच्छे से पढ़ पाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और ये समझ पाते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपको पता है कि पेपर में आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज की हेडिंग, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल सेम इसका उल्टा, डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड आर ओफन, और ज्यादातर वो कैसे होती है, एंड आर ओफन कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, अगर बात करें हम किस वजह से होती है, कॉज्ड बाय पैथोजेंस, ये डिजीज आपकी हो सकती है कॉज्ड बाय पैथोजेंस। हमें पता है पैथोजेंस कौन से होते हैं, पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स। ठीक है, और वहीं एग्जांपल के तौर पर आप देख लें तो क्या, ट्यूबरक्लोसिस इसका एक अच्छा एग्जांपल है, और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, जो आपका लिखा ऊपर, लाइफस्टाइल फैक्टर। ठीक है, नॉट बाय इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, नॉट बाय इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, जिसको आप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इसका एग्जांपल डायबिटीज भी हो सकता है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन हमारा हो गया। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का आपका सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इमेजिन इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रेजेंट इन अवर एनवायरमेंट, राइट एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ इट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट। तो आपको बताना है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में होते ही ना, प्रेजेंट ही ना होते, तो क्या 3 इंपैक्ट पड़ते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ पर और एनवायरनमेंट पर। आइए देखते हैं वो 3 फैक्टर कौन से हो सकते हैं जिसका इंपैक्ट पड़ता। तो नो डिकम्पोजिशन फर्स्ट होता है, नो कोई भी चीज सड़ती नहीं। ठीक है, सड़ना या फिर उसका डिकम्पोज हो जाना, नेचर में मिल जाना, डिकम्पोजिशन नहीं होता। नो डाइजेशन हेल्प, नो डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं मिलती आपको। और तीसरा, नो फूड प्रोडक्शन एंड मेडिसिन, नो फूड
प्रोडक्शन एंड मेडिसिन। ये 3 फैक्टर हो गए, 3 इंपैक्ट हो गए ह्यूमन और एनवायरनमेंट की लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट पर। अब इसको आप लिखोगे कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड नॉट डिकम्पोज, तो आप लिखेंगे वुड नॉट डिकम्पोज, और इसके बाद लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन एंड डिसरप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल सोइल वुड बिकम लेस फर्टाइल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके सामने था कि नो डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन डाइजेशन, जैसे कि गट बैक्टीरिया, विदाउट देम ह्यूमंस और एनिमल्स कभी भी डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, ट्रबल डाइजेस्टिंग होगी, जिसकी वजह से फूड एंड एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। डाइजेस्टिंग फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट में दिक्कत आएगी। और थर्ड पर्सपेक्टिव है कि नो फूड प्रोडक्शन एंड मेडिसिन, तो मेडिसिन और फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज्ड टू मेक फूड्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज्ड टू मेक फूड्स, आपको पता है कई फूड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज किया जाता है, जैसे योगर्ट, आपकी दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है बैक्टीरिया का, चीज एंड ब्रेड बनाने में, इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स आपकी बनती है, वो उसमें भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, एंड वैक्सीन में भी। विदाउट देम फूड वेराइटी नहीं मिल पाएगी, मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस, और ये बहुत तेजी से रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय फॉलोइंग हिंट्स। तो आपको बताना है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम जो इन हिंट के बावजूद आपको पता चलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ए कहता है कि आई एम रिसाइडिंग इन द रूट्स ऑफ बीन प्लांट एंड प्रोवाइड देम फिक्स्ड नाइट्रोजन। तो ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन ए क्या होगा आपका आंसर? राइजोबियम। सेकेंड, आई एम प्रेजेंट इन कर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सोर टेस्ट। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड में अवेलेबल होता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोर टेस्ट के, उसके थोड़ा खट्टापन के लिए। तो लैक्टोबैसिलस, आपको पता है लैक्टो। और थर्ड वन, आई एम यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्लफीनेस। तो बेसिकली कहा गया है कि मैं वो बैक्टीरिया या वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूं जो ब्रेड बनाने, केक बनाने में और फ्लफीनेस लाने में बहुत ज्यादा मदद करता हूं। तो ये कौन सा है? यीस्ट। ठीक है, ये फंगाई है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। रेशमा लाइक्स गार्डनिंग एंड टेक केयर ऑफ हर potted plants. In one of the pot, she put fruits and vegetables. After few days, she observed a dark colored matter was formed in pot, and after several days, there was only soil. No other substance was there. तो आपको एक केस दे दिया गया। बेसिकली रेशमा को गार्डनिंग बहुत पसंद थी, जिसने क्या किया, उस अपने पोटेड प्लांट्स को काफी देर तक वो काफी उनकी टेक केयर करती थी। किसी एक पोट में उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगा दी। कुछ दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वहां पर डार्क कलर का कुछ उन पर लग गया है। फिर उसने थोड़े दिन बाद देखा पोट में कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉइल बची है और कोई और सब्सटेंस नहीं बचा। इस सिचुएशन के बिहाफ पर, इस केस के बिहाफ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द डार्क कलर्ड मैटर फॉर्म्ड। तो जो उसने डार्क मैटर जो देखा था वो उसका नाम क्या है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए का आंसर होगा आपका हमस। हमस वो डार्क मैटर होता है जो उस पर उसने डार्क कलर मैटर देखा था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। व्हाट हैपेंड विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द पॉट, एक्सप्लेन विद रीजन। तो क्या हुआ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ पॉट के अंदर, उसको एक्सप्लेन करो रीजन के साथ। तो आइए देखते हैं। बेसिकली उसने एक पौधे के अंदर क्या लगा दिया, तो उसने एक पेड़ ऐसा लगाया पॉट के अंदर और कुछ दिन बाद देखा तो सिर्फ उसमें क्या बचा, उसमें सोइल बची। और सोइल वो क्यों बची, आपको वो एग्जाम्पल देना है, रीजन बताना है, कहाँ वो गया, ब्लैक मैटर ने क्या किया उसके साथ। तो आइए प्रॉपर आंसर देखते हैं। द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डिकम्पोज्ड ओवर टाइम। तो डिकम्पोज हो गई, वो डिकम्पोज ओवर टाइम। और डिकम्पोज क्यों हो गया? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई ब्रोक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जिसके बाद रिजल्ट क्या होता है? Resulting in the formation of humus, dark colored. This process is called decomposition, which helps in converting waste into nutrient. जिससे क्या होता है? रिच सोइल बन जाती है। जिसके बाद रिच सोइल बन जाती है। अब हुआ क्या कि बेसिकली आप पूरा प्रॉपर समझो कि रेशमा जो थी उसने
गार्डनिंग उसको पसंद थी, टेक केयर करती थी अपने पोटेड प्लांट्स को। इन वन ऑफ द पॉट शी पुट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ पॉट के अंदर उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाए। आफ्टर फ्यू डेज शी ऑब्जर्व्ड अ डार्क कलर मैटर was formed in pot, कुछ दिनों बाद डार्क कलर का मैटर उस पॉट में जम गया। एंड आफ्टर सेवरल डेज देयर वाज ओनली सोयल, और उसमें सिर्फ सोयल बचता है। नो अदर सब्सटेंस वाज देयर, तो कोई भी सब्सटेंस नहीं बचता और सब मिट्टी में मिल जाता है। तो वही कहा गया है, जब सब मिट्टी में मिल जाता है और कोई चीज डिकम्पोज हो जाती है तो सोयल रिच हो जाती है। क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंटिंग मेजर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको डिजीज का नाम बताना है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब उसको उससे कैसे बचाया जा सकता है इंसान को, इन पॉइंट्स की हेल्प लेते हुए आपको ये आंसर देना है। तो ऑप्शन ए कहता है अ बैक्टीरियल डिजीज शोइंग द सिम्टम ऑफ डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो आपको बताना है कि वो कौन सी डिजीज है और उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे। तो ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, आप इसका नाम लिखोगे, नेम पेपर में इसी तरह से लिखना है, कोलेरा। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। और वहीं प्रिवेंटिव्स क्या होंगे, आइए देख लेते हैं। प्रिवेंशन के अंदर लिखोगे आप ड्रिंक सेफ एंड बॉइल्ड वाटर। दूसरा पॉइंट लिखोगे आप मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। और तीसरा पॉइंट लिखोगे आप ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कुक फूड, ठीक है। इसी के साथ बी ऑप्शन कहता है अ वायरल, ये आपका फर्स्ट ए का आंसर हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर खत्म। बी देखते हैं, अ वायरल डिजीज विच अफेक्ट स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को अफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। एंड शोज द सिम्टम ऑफ इची स्किन, जो क्या सिम्टम्स शो करता है, इची स्किन, रैशेज और माइल्ड फीवर एंड ब्लिस्टर्स। तो बेसिकली आपकी स्किन में इचिंग फील होती है और रैशेज पड़ जाते हैं और आपको माइल्ड फीवर होता है। तो ऐसी वायरल डिजीज होती है बेसिकली, इसके सिम्टम्स है। और आप इसका आंसर प्रॉपर ऐसे लिखोगे, नेम चिकन पॉक्स, सिम्टम्स इची स्किन, रैशेज, माइल्ड फीवर। और प्रिवेंशंस आर टेक द चिकन पॉक्स वैक्सीन, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनिनेस। तो आपको साफ सफाई रखनी जरूरी है, उस पर्सन से दूरी बनाए रखनी है जिसको इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बनाए रखनी है। और चिकन पॉक्स वैक्सीन आपको लेनी है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इची स्किन, रैशेज और माइल्ड फीवर हो जाता है। चिकन पॉक्स इस वायरल डिजीज का नाम है, ठीक है। प्रिवेंशन आपने लिखे, तो आपने इस हिसाब से 24th क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन कहता है राइट 3 पॉइंट्स हाउ यू विल मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस। तो आप अपने आप को बीमारियों से बचने के लिए कौन से 3 ऐसे काम करते हैं, 3 ऐसे पॉइंट बताने हैं आपको जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिससे क्या करते हैं आप डिजीज नहीं होती आपको, ठीक है। तो 25 का आंसर देखते हैं, वो 3 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं बेसिकली, ईट अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है एक्सरसाइज रेगुलरली। और तीसरा पॉइंट हो सकता है आपका मेंटेन पर्सनल हाइजीन। तो ईट अ बैलेंस डाइट में आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे फ्रूट्स को। तो बेसिकली आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच फूड को ऐड करना होगा। अवॉइड करनी होगी जंक फूड को और शुगरी ड्रिंक्स को, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं, जितनी भी शुगर ड्रिंक्स होती हैं जिसमें शुगर होती है उसको अवॉइड करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपको स्ट्रेंथन करेंगी आपकी इम्यून सिस्टम को। रेगुलर एक्सरसाइज में देखेंगे कि आपको एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग रहना होगा, आपको एंगेज हमेशा, साइकिलिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। इसके बाद टू कीप योर बॉडी फिट एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी, इससे क्या होगा आपकी बॉडी फिट रहेगी, बूस्ट होगी इम्यूनिटी। कीप योर सराउंडिंग क्लीन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचने के लिए और जर्म से बचने के लिए आपको डेली हाथ धोने चाहिए और सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। इस ब्याह पर आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो जो बिल्कुल सूट बैठते हैं आपकी उन डेली हैबिट्स पर जो आपको प्रिवेंट करती है और आपका लाइफस्टाइल बेहतर बनाती है, किस लिए, कि आपको डिजीज ना हो, उससे बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। रवि लेफ्ट एन आयरन चेयर ओपन इन द एनवायरमेंट इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के अंदर रवि ने क्या किया, आयरन चेयर को बाहर खुला छोड़ दिया। ही नोटिस दैट अ ब्राउन सब्सटेंस वाज फॉर्म्ड ओवर इट दैट हैड प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। तो बेसिकली रवि ने एक लोहे की कुर्सी बाहर छोड़ दी खुले एनवायरमेंट में, जो कि रेनी सीजन चल रहा था उस टाइम पर। रेनी सीजन में कोई भी लोहे की चीज आप बाहर रखोगे तो वो जंग खा जाएगी। तो वो कहता है उसने नोटिस किया कि उसके ऊपर ब्राउन सब्सटेंस आ गया, जिसकी प्रॉपर्टीज उसने नोटिस की कि आयरन से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम आयरन। तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग भी है, वो ब्राउन सब्सटेंस क्या है ये बताना है आपको। इसके बिहाफ पर क्वेश्चन फर्स्ट कहता है रवि इन्वेस्टिगेटेड द अबोव फिनोमिना साइंटिफिकली बाय ऑब्जर्विंग। तो इस सारे सीन को उसने ऑब्जर्व किया और साइंटिफिकली इस फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट किया। तो इसके बिहाफ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए
the evolution of some gases, B change in length of iron object, C change in color of iron object और D no change observed। तो उसने देखा चेंज इन कलर ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, तो आयरन ऑब्जेक्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द फिनोमिना नोटिस बाय रवि इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, ये केमिकल रिएक्शन है जो कि इरिवर्सिबल है एक तो, और इसके अंदर दूसरा सब्सटेंस बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो ट्रू होगा। और थर्ड वन, व्हाट वैल्यूज रवि डेवलप्ड फ्रॉम दिस फिनोमिना, तो कौन सी उसने ऐसी वैल्यूज है जो डेवलप की इस फिनोमिना को देखकर। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रॉपर आंसर कि रवि डेवलप्ड साइंटिफिक एंड पर्सनल वैल्यूज, रवि डेवलप्ड साइंटिफिक एंड पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स, दूसरा आप क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, तीसरा आप कह सकते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, चौथा आप कह सकते हैं कि उसने सीखा रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट, और अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, ये सब वैल्यूज आप लिख सकते हैं, अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 आपने कंप्लीट कर लिया। 27 कहता है ऑब्जर्व करो दिस डायग्राम को, ऑब्जर्व फॉलोइंग डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इन डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो और क्वेश्चंस के आंसर दो। क्वेश्चन ए पूछता है आइडेंटिफाई एंड नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अबोव डायग्राम। तो आपको पता है कि अबोव डायग्राम में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाया गया है, राइजोपस, जो कि एक तरह की फंगस होती है, ये याद रखना है आपको, राइजोपस, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। दूसरी ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो जो ये फंगस है दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, तो इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको। तो दिस राइजोपस फंगस इज ग्रोज ऑन ब्रेड एंड ऑफन एंड अदर मॉइस्ट फूड आइटम्स, जिस फूड आइटम में नमी होती है ये उस पर ग्रो कर जाता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। सी पर आते हैं, तो राइट द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो दिस ऑर्गेनिज्म के लिए, इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कौन सी एक कंडीशन बतानी है जो नेसेसरी है, जो होनी ही होनी चाहिए। तो ग्रोज वेल इन मॉइस्ट कंडीशन, ग्रोज वेल इन मॉइस्ट कंडीशन, तो मॉइस्चर जरूरी है ही है। ठीक है, मॉइस्चर बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी, इज इट सेफ टू ईट सच काइंड ऑफ फूड ऑन विच इट ग्रोज, येस और नो, गिव रीजन। तो आपको बताना है क्या इस तरह का फूड जिस पर ये ग्रो कर गया खाना सेफ है, और अगर हाँ या ना उसका रीजन आपको देना है। तो नो, आपको पता है इस तरह का फूड खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, नो इट इज नॉट सेफ टू ईट फूड विद, इसका नाम क्या बताया मैंने, ब्रेड मोल्ड इन्फेक्टेड विद दिस टाइप ऑफ फंगस, बिकॉज रीजन आपको देना है, तो ये रीजन यहाँ पर लिख लेते हैं। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, because it produces poisonous substance called toxins that spoil the food। ठीक है, फूड को खराब कर देते हैं टॉक्सिन्स, एंड कंज्यूमिंग दीज कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, आपको हो जाएगी अगर आप इस तरह का खाना खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। एंड अदर इलनेस, ब्रीथिंग, फूड पॉइजनिंग एंड अदर इलनेस और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट हमारा, डी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, द बार ग्राफ below shows the percentage of patient who fell ill in different disease over a year, answer the following as per the data। तो डेटा के रूप में आपको दिया गया है एक ग्राफ में दिखाया गया है, एक तरफ आपको डिजीज दी गई है, ठीक है, दूसरी तरफ आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स है, जो पैरामीटर दिखाया गया है ये बार्स दिखाई गई है, इससे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट उस बीमारी से बीमार है। बीमारी कौन सी है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी के जो कलर है, जो आपको पैटर्न दिए है वो इधर दिखाए हैं। पहला पैटर्न जो है मतलब ब्लैंक है, बार मतलब ये जो चौकोर डंडी खड़ी है ना, ये अंदर से खाली है, तो खाली वाला कॉलम क्या है, कॉमन कोल्ड हुआ है, उन बंदों को कॉमन कोल्ड हुआ है जो इससे दर्शाए गए हैं, जिसमें ऐसे डॉट डॉट लाइन है, ये दिखाई गई है हेपेटाइटिस, सी दिखाया गया है डेंगू फीवर, डी दिखाया गया है आपका ट्यूबरक्लोसिस, और ई दिखाया गया है फिलरेसिस। तो इस बिहाफ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच डिजीज मोस्टली अफेक्टेड द पीपल, तो सबसे ज्यादा पीपल को कौन सी डिजीज ने अफेक्ट किया है, सी डिजीज ने। देखो सबसे ज्यादा इसकी हाइट है, सबकी कम है, तो सी कौन सा है, देखो यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है वो कहां पर दिख रहा है, डेंगू फीवर, तो सी का आंसर ये हो गया डेंगू फीवर। बी, हाँ अफेक्टेड द पीपल, और कहा गया है कि सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर टू प्रिवेंट इट, तो आपको कुछ प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन में आप लिख सकते हो यू मस्ट अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स बाय वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बाय वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग,
क्योंकि मच्छर के काटने से काफ़ी ज़्यादा डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलती है। तो डेंगू से बचना है तो आपको बचना होगा मच्छर के काटने से, ठीक है। एंड यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट। दूसरा ऑप्शन हो सकता है एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स। ऐसी साइट को हटाना होगा जो जहां पर मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं अपनी मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स बाय कवर वाटर कंटेनर्स। क्योंकि मच्छर कहाँ पर पानी पर पनपते हैं तो आपको वाटर कंटेनर्स जितने भी हैं उनको ढक देना चाहिए बाय कवरिंग, ठीक है। बी ऑप्शन पर आते हैं नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस डिजीज। तो आपको बताना है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है और हेपेटाइटिस डिजीज होती है। तो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। और हेपेटाइटिस बेसिकली इज अ लीवर कंडीशन। हेपेटाइटिस के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ बेसिकली लीवर कंडीशन इन विच, और ये किससे होती है, इज अ लीवर कंडीशन कॉज्ड बाय वेरियस वायरसेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख लो कि हेपेटाइटिस ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसी के साथ बी ऑप्शन पर आते हैं नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस डिजीज। तो आपको बताना है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है और हेपेटाइटिस डिजीज होती है। तो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम। और हेपेटाइटिस बेसिकली इज अ लीवर कंडीशन। हेपेटाइटिस के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ बेसिकली लीवर कंडीशन इन विच, और ये किससे होती है, इज अ लीवर कंडीशन कॉज्ड बाय वेरियस वायरसेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख लो कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई। तो हेपेटाइटिस जो अलग अलग तरह के बेसिकली वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इनके नाम रखे गए हैं, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये बेसिकली एक तरह के वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रीता ऑब्जर्व्स दैट अ प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम। रीता ऑब्जर्व करती है कि एक प्लांट को अगर डार्क रूम में रखा जाए, डज नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। शी कीप्स द प्लांट नियर द विंडो वेयर सनलाइट कम्स एंड आफ्टर अ वीक नोटिसेस बेटर ग्रोथ। तो रीता ने ऑब्जर्व किया कि जो एक प्लांट डार्क रूम में रखा हुआ था वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। उसने क्या किया, उस प्लांट को उठाया और विंडो के पास रख दिया जहाँ पर सनलाइट अच्छे से आ रही थी। उसने कुछ हफ्तों बाद देखा कि वहाँ पर एक, मतलब उसने नोटिस किया कुछ हफ्तों बाद कि उसने वो प्लांट जो है वो बेहतर ग्रोथ कर रहा है। अब क्वेश्चन ए इस कंडीशन पर, इस सिचुएशन पर पूछा गया है कि व्हाट वाज हर ऑब्जर्वेशन। तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। तो आप पेपर में लिखोगे कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय रीता 29 का ए। तो उसने ऑब्जर्व किया द प्लांट प्लेस्ड नियर द विंडो विच रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट रिमेन हेल्दी एंड ग्रीन। और अगर बात की जाए द प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम बिकेम वीक एंड येलो ओवर वीक। तो कुछ ही समय में अगर वो अंधेरे में रखा जाए तो वीक हो जाएगा, येलो पड़ जाएगा कुछ ही हफ्तों में। और वहीं प्लांट को अगर विंडो में रखा जाए जहां पर उसको डायरेक्ट सनलाइट मिले तो वो हेल्दी हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो 29th के फर्स्ट पार्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखी। बी पूछता है व्हाट कंक्लूजन कैन शी मेक, क्या कंक्लूजन उसने देखा। तो द प्लांट रिसीविंग सनलाइट रिमेन हेल्दी एंड ग्रीन वाइल द प्लांट केप्ट इन द डार्क became weak and yellow. This shows that sunlight, इसी लाइन फर्स्ट के आंसर के बाद आप सेकंड के आंसर में फर्स्ट का आंसर लिखेंगे और फिर लिखेंगे that sunlight is essential for the healthy growth of plant, ठीक है, healthy growth of plants। इसके बाद और पार्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये करना है तो आप ये करेंगे, वरना आप ये करेंगे। राइट द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विच शी फॉलोड। तो कौन सी ऐसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी जिसको उसने फॉलो किया। और सी पार्ट, या तो आप बी क्वेश्चन में आपको कहा गया या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे या फिर इसका। तो इसमें क्या कहा गया कि कौन सी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उसने फॉलो की। तो बेसिकली उसने क्या फॉलो की, उसने ऑब्जर्वेशन की। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, पहले उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन आप लिख दोगे कि रीता नोटिस दैट द प्लांट इन डार्क रूम डिड नॉट ग्रो वेल। फिर उसने क्या किया, उसने हाइपोथेसिस की, जिसमें आप लिख दोगे शी हाइपोथेसाइज्ड दैट द प्लांट नीड्स सनलाइट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। उसने सोचा इसके लिए क्या जरूरी हो सकता है। फिर उसने एक्सपेरिमेंट पर किया, ठीक है, जिसमें रीता मूव द प्लांट नियर अ विंडो वेयर सनलाइट कुड रीच इट, ठीक है, जहां पर उसको सनलाइट आराम से मिल सके। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, वहां से शिफ्ट कर दिया प्लांट को, और फिर आप लिखोगे रिजल्ट। तो ये वो स्टेप्स थे जो उसने लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। सी पार्ट देखते हैं, प्लांट डज नॉट नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ।
आपको कहा गया है कि प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है ये क्यों फॉल्स है, क्योंकि प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है, और फोटोसिंथेसिस तभी हो सकती है जब प्लांट पर सनलाइट पड़े, सनलाइट डायरेक्टली मिले। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन 29 कंप्लीट किया, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और पेपर आपको मदद करे पेपर आपके रियल एग्जाम में। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको आपकी क्लास के अब तक के सारे सोल्व करे हुए पेपर्स मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय।